वृंदावन में सुप्रीम कोर्ट से हरी झंडी मिलने के बाद बांके बिहारी मंदिर कॉरिडोर बनने का काउंटडाउन शुरू हो गया है। इस प्रोजेक्ट के लिए सरकार ने बांके बिहारी न्यास का गठन किया है। ये कॉरिडोर बांके बिहारी मंदिर के ही पैसों से बनेगा। एक तरफ कॉरिडोर को बनाने का काम तेजी से करने की बात हो रही है, दूसरी तरफ कॉरिडोर की जद में आने वाले दुकान और मकानों के मालिक विरोध करते हुए नजर आ रहे हैं। रिपोर्ट देखिए। बांके बिहारी कॉरिडोर से बदलेगा वृंदावन का नजारा। अलौकिक स्वरूप में दिखेगा वृंदावन। रोड मैप हुआ तैयार। कॉरिडोर से ब्रजवालों की होगी चांदी ही चांदी। बांके बिहारी मंदिर में उमड़ी इस भीड़ को जल्द ही मिलने वाली है सबसे बड़ी सौगात। बांके बिहारी के श्रद्धालुओं के लिए कॉरिडोर बनाने का रास्ता साफ हो चुका है। यानी अब जल्दी वृंदावन में पहुंचने वाले श्रद्धालुओं को तंग गलियों से निजात मिलने वाली है। 15 मई 2025 को सुप्रीम कोर्ट से मथुरा के वृंदावन में श्री बांके बिहारी मंदिर कॉरिडोर को प्रोजेक्ट को मंजूरी मिल गई। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को मंदिर के फिक्स्ड डिपॉजिट से 500 करोड़ रुपए की लागत से 5 एकड़ जमीन खरीदने की अनुमति दी। ये जमीन बांके बिहारी जी के नाम पर रजिस्टर्ड होगी। उधर सुप्रीम कोर्ट से मंजूरी मिली और इधर योगी सरकार ने बांके बिहारी जी के कॉरिडोर के कामों को देखने के लिए 27 मई को एक ट्रस्ट का गठन भी कर दिया। इसके साथ ही योगी सरकार ने कॉरिडोर के लिए जमीन खरीदने के लिए 100 करोड़ रुपए और उसे निर्माण के लिए 50 करोड़ रुपए बजट में आवंटित किए हैं। जो कुछ हो रहा है हम सभी जितने भी लोग हैं वो श्री ठाकुर बांके बिहारी जी के ही अनुयायी हैं और उनके बिना इच्छा के कोई चीज यहाँ होगी नहीं, ना कोई बदल सकता है। तो मुझे लगता है श्री बांके बिहारी जी की इच्छा है कि कॉरिडोर बने। बांके बिहारी मंदिर में रोजाना 30,000 से 40,000 श्रद्धालु दर्शन करते हैं, जो वीकेंड में 1.5 लाख तक हो जाते हैं। जब जन्माष्टमी जैसे त्योहार आते हैं तो भक्तों की संख्या 5 लाख तक पहुंच जाती है। बांके बिहारी मंदिर के पास करीब 5 एकड़ जमीन पर कॉरिडोर बनना है और इस कॉरिडोर में मंदिर तक जाने के लिए 3 रास्ते बनाए जाएंगे। श्रद्धालुओं की गाड़ी खड़ी करने के लिए 37,000 वर्ग मीटर में पार्किंग बनाई जाएगी। कॉरिडोर के निर्माण में 262 करोड़ रुपए का खर्च आएगा और कॉरिडोर से बनने से 10,000 से ज्यादा श्रद्धालु एक बार में दर्शन कर सकेंगे। इस कॉरिडोर में 2 मंजिलें होंगी। परिसर का ग्राउंड फ्लोर 11,300 वर्ग मीटर में फैला होगा। साथ ही ग्राउंड फ्लोर पर पूजा सामग्री से जुड़ी दुकानें मौजूद होंगी। ग्राउंड फ्लोर पर ही एक विशाल वेटिंग रूम भी श्रद्धालुओं के लिए होगा। इसके अलावा 5,113 वर्ग मीटर का क्षेत्र खाली छोड़ा जाएगा। बांके बिहारी मंदिर के कॉरिडोर को इस तरह से बनाया जाना है जिससे मंदिर का मूल स्वरूप पहले जैसा ही रहे। कॉरिडोर बनने के लिए जितनी भी दुकानें या जगह सरकार के हिस्से में आएगी उसके लिए उचित मुआवजा मिलेगा। दुकान के बदले दुकान भी दी जाएगी। जो भी मुआवजा दिया जाएगा वो बहुत ही उचित मुआवजा दिया जाएगा और कोई भी व्यक्ति चाहे दुकान लगा रहा हो या उसके पास कागज है कि नहीं है, कई सालों से वहां रह रहा है, उसके भी हितों का पूरा ख्याल रखा जाएगा। और कोई भी जिसकी भी दुकान और मकान प्रभावित हो रहा है जिसमें दुकान भी है, उनको हम लोग कॉरिडोर में एक दुकान भी देंगे। इधर मथुरा का जिला प्रशासन कॉरिडोर से प्रभावित लोगों के मुआवजे की बात कर रहे हैं तो उधर 5 एकड़ की जद में आने वाले मकान और दुकान के मालिकों में विरोध का स्वर तेज हो गया है। क्या कॉरिडोर किसी सांस्कृतिक विरासत, किसी सांस्कृतिक धरोहर का निर्माण कर रहा है? वो यहाँ की गलियों को तोड़ेगा, यहाँ के जो बाशिंदे हैं उनको वहां से हटाएगा, जो गोस्वामी समाज के घर हैं उनको यहाँ से निर्वासित कर देगा। ये तो कॉरिडोर के नाम पे एक प्राइवेट कंपनी का निर्माण करने जैसा है, जिसमें मंदिर के गोस्वामी इस व्यवस्था से अलग हो जाएंगे, मंदिर समाज से जुड़े हुए सारे लोग इससे विमुख हो जाएंगे और बाद में सरकार के जो लोग हैं, जो IAS हैं, वो इस सिस्टम को चलाएंगे। वृंदावन में गोस्वामी समाज कॉरिडोर का विरोध कर रहा है, लेकिन प्रशासन लगातार उन्हें ये समझाने की कोशिश में है कि कॉरिडोर बनने से वृंदावन की और तरक्की होगी, लोगों को और रोजगार मिलेगा। ऐसा इसलिए क्योंकि जहां-जहां भी कॉरिडोर बना है वहां श्रद्धालुओं की संख्या में तेजी से इजाफा हुआ है। वाराणसी में काशी विश्वनाथ धाम का लोकार्पण दिसंबर 2021 में हुआ। तब वहां पहुंचने वाले श्रद्धालुओं की संख्या 48,42,000 थी,
लेकिन दिसंबर 2022 में ये संख्या बढ़कर 7 करोड़ के पार पहुंच गई। इसी तरह उज्जैन के महाकाल मंदिर में रोजाना 50,000 श्रद्धालु दर्शन को आते थे, लेकिन कॉरिडोर बनने के बाद ये संख्या 1.5 लाख हो गई है। इसी तरह अयोध्या में मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के बाद कई गुना श्रद्धालु बढ़ गए हैं। 2024 में अयोध्या में श्रद्धालुओं की संख्या लगभग 16 करोड़ से अधिक रही, जो कि 2020 में लगभग 60 लाख तक थी। यानी वृंदावन में भी बांके बिहारी जी का कॉरिडोर बनने के बाद वहां धार्मिक पर्यटन के लिए श्रद्धालुओं की संख्या तेजी से बढ़ेगी, जिसका परिणाम पूरे जिले की तरक्की के रूप में सामने आएगा। तो वहीं अमेरिका की राजनीति में भूचाल आ गया है। टेस्ला और एक्स के मालिक एलन मस्क ने डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ चुनावी मोर्चा खोल दिया है। दोनों के बीच की तकरार में अब अमेरिका में चुनाव तक बात पहुंच गई है। ये रिपोर्ट देखिए। अमेरिका में गिर जाएगी ट्रंप सरकार। एलॉन मस्क बनेंगे अमेरिका के नए राष्ट्रपति। We had to get it through the House. It's the big, beautiful bill. एलॉन मस्क और डोनाल्ड ट्रंप में जंग तेज। डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ टेस्ला और एक्स के मालिक एलॉन मस्क ने बड़ा मोर्चा खोल दिया है। उन्होंने अमेरिका में नई पार्टी बनाने का ऐलान कर दिया है। सोशल मीडिया एक्स पर एक पोस्ट में उन्होंने लिखा, लोगों ने अपना मत दे दिया है। अमेरिका में नई राजनीतिक पार्टी की जरूरत है जो 80% लोगों का प्रतिनिधित्व करे। 80% लोग इससे सहमत हैं। वैसे अमेरिका में कई पार्टियां हैं, लेकिन वहां अभी तक 2 पार्टियां केंद्र में रही हैं, एक डेमोक्रेटिक और दूसरी रिपब्लिकन। इन्हीं में से एक की सरकार बनती है। अब एलॉन मस्क भी इस राजनीतिक जंग में कूदने की तैयारी में हैं। उनके दावे के मुताबिक अगर उन्होंने अमेरिका में पार्टी बना ली तो आने वाले दिनों में अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव से लेकर सीनेट के चुनावों में 3 पार्टियों के बीच सत्ता की जंग देखने को मिल सकती है। अमेरिका में रिपब्लिकन और डेमोक्रेटिक पार्टियों का अपना अपना विचार और एजेंडा रहता है। वो उन्हीं के आधार पर चुनाव लड़ती हैं। ऐसे में बिजनेसमैन एलॉन मस्क को भी पार्टी बनाने के बाद अपना एक एजेंडा सेट करना होगा, लेकिन उससे पहले वो डोनाल्ड ट्रंप का साथ देकर उनके एजेंडों को अपनी सहमति दे चुके थे। लेकिन अब ट्रंप से टकराव के बाद ऐसा लगता है कि वो रिपब्लिकन पार्टी के विचार से सहमत नहीं हैं। तभी ट्रंप से उनका टकराव खुलकर सामने आ गया है और इस टकराव ने जुबानी जंग की शक्ल ले ली है। कभी एक दूसरे की तारीफ करते नहीं थकने वाले दोनों अब एक दूसरे पर हमलावर हैं। What's your view on Elon Musk as of today? I mean, have you heard from him at all? Honestly, I've been so busy working on China, working on Russia, working on Iran, working on so many. I'm not thinking about Elon. On the China, I just wish him well. अमेरिका और दुनिया के 2 सबसे बड़े चेहरों के बीच टकराव का केंद्र ट्रंप सरकार का टैक्स एंड स्पेंडिंग बिल है, जिसे लेकर मस्क ट्रंप पर कई बार हमला कर चुके हैं। एक तरह जहां ट्रंप इसे बिग एंड ब्यूटीफुल बिल कह रहे हैं, तो मस्क ने दावा किया है कि उन्हें इस बिल की जानकारी तक नहीं दी गई और बिल को जनता के पैसों की बर्बादी बताया। जबकि ट्रंप ने आरोप लगाए कि मस्क को बिल की पूरी जानकारी थी, लेकिन जब ईवी सब्सिडी कटौती की बात आई तब उन्हें परेशानी होने लगी। But I'm very disappointed because Elon knew the inner workings of this bill better than almost anybody sitting here, better than you people. He knew everything about it. He had no problem with it. All of a sudden he had a problem, and he only developed the problem when he found out that we're going to have to cut the EV mandate, because that's billions and billions of dollars, and it really is unfair. We want to have cars of all types. Electric, we want to have electric, but we want to have a gasoline, combustion. We want to have different. We want to have hybrids. We want to have all. We want to be able to sell everything. दोनों के बीच तकरार इस कदर बढ़ी कि ट्रंप ने संघीय सरकार के साथ बड़े पैमाने पर होने वाले एलॉन मस्क के कारोबारी सौदों को लेकर धमकी तक दे डाली, जबकि मस्क ने ट्रंप के खिलाफ महाभियोग लाने की मांग की। मस्क ने चेतावनी दी
कि ट्रंप उनकी कंपनियों की फंडिंग घटाकर तो देखें। मस्क ने ट्रंप पर एहसान फरामोशी का आरोप लगाया और कहा कि मेरे बिना ट्रंप चुनाव हार जाते, जबकि ट्रंप अब मस्क से बात करने को भी तैयार नहीं है। What's your view on Elon Musk as of today? I mean, have you heard from him at all? Is your Honestly, I've been so busy working on China, working on Russia, working on Iran, working on so many. I'm not thinking about Elon. on the China? I just wish him well. ट्रंप और मस्क की ये जंग अब सिर्फ शब्दों की नहीं रह गई, बल्कि अमेरिका की राजनीति और व्यापारिक समीकरणों पर इसका सीधा असर दिखने लगा है। तो वहीं आतंकवाद के मामले में पाकिस्तान को आए दिन विदेशों में अपमानित होना पड़ रहा है। इसका ताजा उदाहरण है अमेरिका से आया, जहां पर गुरुवार को अमेरिकी सांसद ब्रैड शेरमैन ने बिलावल भुट्टो के नेतृत्व वाले पाकिस्तानी प्रतिनिधिमंडल को जम करके खरी खोटी सुनाई है। अमेरिकी सांसद ने पाकिस्तान से आतंकी समूह जैश ए मोहम्मद को खत्म करने और अल्पसंख्यकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की सलाह दी है। रिपोर्ट देखिए। अमेरिका में पाकिस्तान की इंटरनेशनल बेइज्जती, जैश ए मोहम्मद पर पाकिस्तान को अमेरिका से फटकार, आतंकवाद के खिलाफ पाकिस्तान को एक्शन लेने के निर्देश। ऑपरेशन सिंदूर के बाद एक बार फिर से पाकिस्तान की इंटरनेशनल बेइज्जती हुई है। इस बार वॉशिंगटन गए पाकिस्तान के प्रतिनिधिमंडल की बातचीत जब अमेरिकी सांसद ब्रैड शेरमैन से हुई, तब पाकिस्तान की गजब की मिट्टी पलीद हुई। अमेरिकी सांसद ब्रैड शेरमैन ने पाकिस्तान के पूर्व विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो, पाकिस्तानी राजदूत मसूद शेख और अमेरिकी हाउस फॉरेन अफेयर्स की टीम से मुलाकात के दौरान कई अहम मुद्दों पर बातचीत की। इस दौरान अमेरिकी सांसद ने भारत पाकिस्तान संघर्ष, पाकिस्तान में लोकतंत्र और आतंकवाद पर खुलकर राय रखी, लेकिन इस बीच पाकिस्तान को सबसे अहम और कड़ा संदेश भी दिया गया। अमेरिकी सांसद ब्रैड शेरमैन ने पाकिस्तान को आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद के खिलाफ निर्णायक कार्रवाई करने का निर्देश दिया। यही नहीं, ब्रैड शेरमैन ने जैश ए मोहम्मद को घिनौना बताते हुए कहा कि ये आतंकी संगठन 2002 में वॉल स्ट्रीट जर्नल के पत्रकार डैनियल पर्ल की हत्या समेत कई जघन्य अपराधों के लिए जिम्मेदार है। जैश ए मोहम्मद को संयुक्त राष्ट्र द्वारा प्रतिबंधित आतंकी संगठन घोषित किया गया है और ये भारत में कई बड़े हमलों के लिए जिम्मेदार भी है। पाकिस्तान के पूर्व विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो से मुलाकात के दौरान अमेरिकी सांसद ब्रैड शेरमैन ने आतंकवाद के अलावा सिंधु नदी के जल अधिकारों पर भी गहरी चर्चा की और चीन को भारत के पानी से छेड़छाड़ न करने की सलाह दी गई। इसके साथ ही अमेरिकी सांसद ब्रैड शेरमैन ने पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों की स्थिति पर भी चिंता जताई। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में ईसाइयों, हिंदुओं और अहमदिया मुसलमानों को बिना डर के अपनी आस्था का पालन करने और लोकतांत्रिक व्यवस्था में हिस्सा लेने की पूरी स्वतंत्रता मिलनी चाहिए।